बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम उमूर ज़ेर गौर आए। दूसरी जानिब आज आसिफ अली ज़रदारी साहब से परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायज़ा लिया गया, जबकि शहबाज शरीफ साहब भी आज FIA के सामने पेश हुए। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, परवेज़ इलाही साहब से सियासी उमूर का जायज़ा लिया गया। अभी तक ये खबरें सामने आ रही हैं, अचानक से ये मुलाकात, क्या अहम मामलात तय पाए होंगे और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? नहीं, राब्ते पुराने रहे हैं आसिफ ज़रदारी साहब के और परवेज़ इलाही साहब। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ साहब का जो दौर था उसमें मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो है, काफ जो है, वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी और परवेज़ इलाही साहब उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो एक उनके इत्तेहादी रहे हैं और ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं सियासी तौर पर। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ, वो बज़ाहिर जो भी उनकी सियासत हो, लेकिन वो वैसे पीपल्स पार्टी के साथ MQM अपने आप को तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के करीब बेहतर एडजस्टमेंट वो कर लेते हैं और वो भी इत्तेहादी रहे हैं। हुकूमत के अंदर मौजूद बेशुमार वज़रा हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी में रहे हैं। और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि, और ये इमरान खान साहब को भी मैं हमेशा, जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स में फिर आपको बहुत उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। बहुत से वज़रा जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि जी ये मुशर्रफ के दौर में जो है वो इतने ड्रोन अटैक्स हुए, तो मैं सिर्फ शक्ल देख रहा होता हूँ कि ये तो मुशर्रफ साहब के राइट हैंड पे सैयद मुशर्रफ, उनको जनरल सैयद मुशर्रफ कह के पुकारते थे। और उसके बाद वही शख्सियात फिर कहती हैं कि जी ये देखें अड्डे जो हैं ये मुशर्रफ के दौर में दिए हुए थे। और फिर उसके बाद वो पीपल्स पार्टी, जब फिर वो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग उस वक्त उनके ज़रदारी साहब के इंतहाई करीब, और उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, और उनके वज़रा भी, वो भी खड़े होकर कह रहे पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये हुआ। हमारे इंतहाई मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब भी वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। बहरहाल प्रिंसिपल आदमी है वो, उस वक्त रेमंड डेविस पे रिज़ाइन कर गए थे। देखिए, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि बहुत सारी शख्सियात हमारी जो हैं वो उस दौर में हैं, उस दौर में रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो उनको ये कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, ये तो इमरान खान साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मतलब है कि वो एक बड़ी अजीब सी, ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है, काबिल एहतराम है सारे, मगर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि चूंकि उस दौर में रहे हैं ना, तो उसका ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है वो ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में और मुशर्रफ के दौर में ऐसा होता रहा। मुस्लिम लीग नून के कोई लोग नहीं गए अभी तक तहरीक इंसाफ में। बाकी तमाम पार्टियाँ जो हैं, यानी आप देखिए PMLN, इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा PMLN के ऊपर और हुकूमत ज़्यादा उन पर नज़र रखती है क्योंकि उनके लोग टूटे नहीं हैं पंजाब में। बाकी पार्टियां तो मतलब पीपल्स पार्टी से तो बहुत से लोग चले गए, अब बल्कि वो वापस आना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, ज़रदारी साहब नहीं लेना चाहते। जी, आप बात कर चुके हैं। ज़रदारी साहब से मैसेज भेजा, वो ज़रदारी साहब लेना नहीं चाहते। अच्छा, और एक आध शख्सियत के अलावा, यानी कि ज़रदारी साहब वापस चाहते हैं। हाँ, एक आध शख्सियत ऐसी है जो ज़रदारी साहब शायद, मेरा ख्याल है कि उनको अलाउ कर दें। एक आध शख्सियत के अलावा एक अंदाज़ा है, लेकिन बाकी लोगों को तो ज़रदारी साहब जो है वो पास भी फटकने नहीं देंगे अपनी पीपल्स पार्टी तो वो कहते हैं ये सारा कचरा माल जो है ये निकल गया पार्टी में से और उधर चला गया। वो ये जुमले कहते हैं प्राइवेट महफिलों में बैठ के, और ये इमरान खान साहब को भी पता होना चाहिए। लेकिन अब जाहिर है कि इमरान खान साहब, फिर वही वाली बात आ जाती है ना, शेख रशीद साहब वाली के 17 लोग निकाल दें तो क्या हुकूमत गिर जाए। तो इलेक्टेबल्स की सियासत में यही गड़बड़ है सारी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस सिस्टम जो है, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है ना, इसकी सुपर सर्जरी या कोई इसकी कोई पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अब तो सर्जरी से भी शायद मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये मुख्तलिफ पैदा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, आगे पीछे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही है वो जो जस्टिस वाइजी साहब का तफसीली फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है।
पॉलिटिकल क्राइसिस ये है कि जी वो इत्तेहादी जो है वो मिल रहे हैं जरदारी साहब से, और उधर जो है वो सिंध में आज मैं सुन रहा था शहबाज गिल साहब ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी के बारे में, असद उमर साहब ने उधर पीपल्स पार्टी के बारे में उधर इत्तेहादी जरदारी साहब से मिल रहे हैं, इत्तेहादी उधर मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये हो गया ना, अच्छा फिर एक माशी क्राइसिस है, ठीक है, और IMF की तरफ से अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं और वहाँ पर अभी तक उनकी तरफ से रिलीफ नहीं आई, लेकिन फेटफ का जो इजलास शुरू हुआ है जिसका फैसला 25 जून को सुनाया जाएगा, उसमें गालिबन पाकिस्तान को ग्रे में ही रखा जाएगा। इंडिया की पूरी कोशिश है कि ब्लैक कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को शायद ग्रे में ही रखें। आइडियली तो ग्रे से निकाल लेना चाहिए, पाकिस्तानी शराइत जो पूरी की इम्कानात हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि शायद वो भी ग्रे में रखें कुछ अर्से और। मैंने आपसे पहले भी बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इसका कोई ताल्लुक असूलों से, ज़ाब्तों से नहीं है, इसका ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। मतलब है कि मतलब 90% दुनिया ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में पड़ी होती है अगर ये मामला जो है ये सिर्फ इंसानी हकूक़ और मनी लॉन्ड्रिंग और फलाना और ढिमाकना इस पर होता, ऐसा नहीं है। तो सफारती इशू है, खारजी महाज पे इशू है और वो हमने देखना है। अच्छा, एक दो बातें जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होने का ख़दशा है और पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा उसका फ़ैसला आसपास के जो डेवलप होते हुए हालात हैं वो करेंगे। और आसपास जो हालात पाकिस्तान के पैदा हो रहे हैं इस वक्त, वो हालात ऐसे हैं कि जिसमें मैं कम से कम अपनी ज़ात की हद तक ये समझता हूँ, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत से लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो कि शदीद तशवीश का इस शिकार हैं कि एक तो माशी तौर पे, क्योंकि मईशत जुड़ी हुई है, खारजा पॉलिसी जुड़ी हुई है आपकी, जो सफारती ताल्लुकात आपके कैसे हैं वो फिर मईशत से जुड़ी हुई है, वो फिर तो अब इसमें इस पूरे इशू में जो सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान में, वो सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो मुझे जो मैंने कल और परसों 2-3 दिन मैंने बात की है और मेरा अपना तज़किया है, वो ये बात की है कि देखें तालिबान जो हैं वो उन्होंने पिछले पूरे साल यानी 2020 से लेके 22 जून 2021 तक उन्होंने किसी अमेरिकन फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया। और जनूबी वियतनाम से जब अमेरिकन फ़ौज गई थी, मुझे नहीं पता कि अमेरिकन की किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी अफ़गानिस्तान की, या क्या उनके जहन में, उनके 68,000 फ़ौजी मारे गए थे वियतनाम की जंग में जब उनका इनकलाब हुआ था। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन बात है जो मैं जिसको कह रहा हूँ वो ये कि तालिबान ने जो बिल्कुल कुंदूज की सरहद अगर हम दिखा सकें अफ़गानिस्तान का नक्शा, तो अफ़गानिस्तान के आसपास जो पड़ोसी ममालिक हैं उन पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान के अलावा उनकी सरहद जो है वो ताजिकिस्तान से मिलती है और किर्गिस्तान से मिलती है। और ये बात जो है ये हम बहुत पहले कह चुके हैं और इस प्रोग्राम में मैंने उस दिन डिस्कस किया था। और इस प्रोग्राम में अगर हम नक्शा ज़रा थोड़ा सा बड़ा करें तो ये तुर्कमेनिस्तान पड़ोस में है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, 3, ये इसको बड़ा करेंगे ज़रा नक्शे को। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो कुछ अरसे पहले, आज से तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले एक इजलास हुआ था और वो इजलास जो है वो हुआ था ताजिकिस्तान, और उसमें ताजिकिस्तान की हुकूमत थी, नुमाइंदे थे, उसमें उज़्बेकिस्तान और उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन थे। और इसमें जो है वो ये डिस्कस हुआ था, ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ से पहले की US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से आया था, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन ओकेजन ऑफ अ ट्राइलेटरल डिस्कशन अमंग अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमने इसको डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब इसको मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं इसको आज ये क्यों बता रहा हूँ, ये बात आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद ये बात हुई थी कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अलावा जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं, देखें 2 जगह अमेरिका की बेसिस हैं इस वक्त सेंट्रल एशिया में।
एक तो अमेरिका की बेस है उज़्बेकिस्तान में, जो उनका पुराना सोवियत यूनियन की एयर बेस थी, उसको अमेरिका ने फिर उज़्बेकिस्तान में ले लिया था। दूसरा है किर्गिस्तान के अंदर, 2 एयर बेसेस हैं अमेरिका की, लेकिन इशू है वहाँ पे कि रशिया चूँकि CSTO के मेंबर हैं सारे वो, तो इसलिए वो रशिया का वहाँ पे जो जोर है वो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल है कि ये जो मैं कहता हूँ ना कि स्तान जितने भी ममालिक हैं, स्तान C5+1 करके अमेरिका, तो इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बेसिस कहाँ पाकिस्तान में लें या उज़्बेकिस्तान में लें या ताजिकिस्तान में लें, कहाँ लें, कहीं तो बेस लेने की बात हो रही थी। तो पाकिस्तान की तरफ से तो एब्सोल्युटली नॉट बात हो गई जो वज़ीर आज़म साहब ने कही। अब इसमें ये जो मैं इस US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का मैं प्रेस रिलीज आपको दिखा रहा हूँ ना, आज इसकी मेरे सामने बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मैंने आपसे कोई महीना पहले डिस्कस की थी, 1-1.5 महीना पहले, कि उनकी एक मीटिंग हुई है और जॉइंट स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले फ्रांस 24 ये इतला दे रहा है कि तालिबान कैप्चर्स अफगानिस्तान मेन ताजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी तालिबान वहाँ पे पहुँच गए बिल्कुल कुंदूस, यानी वो रोड जो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को जोड़ती है, उस रोड पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, यानी ताजिकिस्तान, एक तो ताजिकिस्तान के अंदर ही तो हुई थी बात, हमारी सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो स्टेटमेंट आई है वो ताजिकिस्तान के ऊपर ही तो आई है कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और जो है वो अमेरिका के दरमियान ट्राइलेटरल मुज़ाकरा। तो ताजिकिस्तान जाने वाली जो ताजिक, ये बिल्कुल शुमाल है, ये है बिल्कुल शुमाली कुंदूज के साथ है, और वहां पर जनाब इन्होंने आज कब्जा हो गया कुछ देर पहले। और ये मैंने दोनों को मिला के इसलिए बताया कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो कि ताजिकिस्तान क्रॉसिंग का मतलब क्या है। ताजिकिस्तान क्रॉसिंग का मतलब है कि शुमाल, ताजिक और उज़्बेक जो है वो शुमाली इत्तेहाद के इलाके, और उज़्बेक जो है वो जनरल रशीद दोस्तम, और वो जनरल रशीद दोस्तम जिन पे तालिबान को इतराज़ है कि वो तुर्की, और इसीलिए तुर्की का ये तालिबान वाले सामने कुछ और बात, देखिए तालिबान में सामने कुछ और बात हो रही है, लेकिन वो उससे हटके जो है वो इन प्राइवेट वो कहते हैं कि जी तुर्की जो है वो, तुर्की ने कैसे जिम्मा ले लिया और तुर्की ने तो हमसे बात नहीं की। जो भी वजह है मैं नहीं इस पे उसकी डिटेल में जाना चाहता, क्योंकि तुर्की ने कभी जंग नहीं की अफगानिस्तान में, तुर्की हमेशा सिक्योरिटी के लिए रहा है। ये जो तालिबान के लोगों से गुजराए से बात होती है दुआ में, तो मैंने कहा जी वो तो सिक्योरिटी के लिए रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो बात है सारी ये तो इन्होंने 16 अप्रैल को इस साल इस्तांबुल के अंदर इजलास होना था, और 16 अप्रैल के बाद इजलास जारी रहना था 10 रोज़ तक, और उससे पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने खत लिख दिया था अशरफ गनी को। तो अशरफ गनी की तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो अशरफ गनी जो है वो मान नहीं रहा, तो बजाय इसके कि अशरफ गनी को मनाए तो फिर हम इस इस्तांबुल की समिट में जाके क्या करेंगे, तो वो इस्तांबुल से पीछे हट गए। लेकिन इसमें दूसरा एक मसला ये आ गया है कि अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला जा रहे हैं जुमे के रोज़ वाशिंगटन, और जुमेरात के रोज़ एक हाई ऑफिशियल पेंटागन का डेलीगेशन टर्की पहुंच रहा है, और वो जो डेलीगेशन है टर्की जो पहुंच रहा है वो 3-4 मामलात डिस्कस करने आ रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट उर्दुगन की जो मुलाकात हुई है नेटो मुलाकात की साइड लाइन्स पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टर्की की कुछ हवालों से पोजीशन है, मसलन S-400 जो उन्होंने ख़रीदे रशिया से, वो अपने उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से उनका जो और मुख्तलिफ स्टांस है जो अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के ऊपर वो अमेरिका के साथ उनके कहीं हामी है, कहीं पे वो नहीं है। अच्छा, इसी तरह से जो यूक्रेन का मामला है, देखिए मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, यूक्रेन पे तुर्की और रशिया एक पेज पे नहीं है जी। लीबिया में तुर्की और रशिया एक पेज पे नहीं है, और शाम में तुर्की और रशिया अमेरिका नहीं, तुर्की और रशिया, कई मामला पे तुर्की और अमेरिका एक पेज पे नहीं है, कई मामला पे तुर्की और रशिया एक पेज पे नहीं है। अब जनाब क्या हुआ है कि जो यूक्रेन का इशू है, यूक्रेन को जब रजब तैयब अर्दोगान उनकी एक पॉलिसी है यूक्रेन, और वो बरसा बरस की पॉलिसी है, वो आर्मेनिया, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, हम कर चुके हैं पहले भी डिस्कस कि आर्मेनिया क्यों रशिया के ज़्यादा क्लोज है वगैरह वगैरह। तो वहाँ से रजब तैयब अर्दोगान जो है वो आज़रबाईजान आए,
और आज़रबाईजान आके उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपने जो है मुख्तलिफ दिफाई मामलात वगैरह आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है फिर उसके बाद ही हुआ कि अच्छा मैं यहाँ पे ये कोट कर देता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी चीज़ की, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो मेरे नज़दीक ये है कि यूक्रेन जब प्रेसिडेंट उर्दुगन गए तो प्रेसिडेंट उर्दुगन ने जाके यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन भी गए और आज़रबाईजान, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की आ गए थे, बल्कि वो तो नहीं गए मेरे ख्याल से, यूक्रेन ज़ेलेंस्की आ गए थे खुद इस्तांबुल, आपको याद होगा, खुद इस्तांबुल आ गए थे ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं। तैयब उर्दुगन जो है वो आज़रबाईजान गए थे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया, मैंने आपसे कहा था कल कि आर्मीनिया के अंदर वही बंदा दोबारा जीत गया और वो बंदा जो है उसने रशिया को मुबारकबाद दे दी है, रशिया ने उसको मुबारकबाद दे दी है। तो उनका मामला जो है वो ज़रा प्रेसिडेंट पुतिन साइड पर खड़े हैं। लेकिन यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बड़ी सख्त बात की है जो मेरी तवक्को से, ये इनकी खलीज तो है आपस में तुर्की और यूक्रेन की, तुर्की यूक्रेन और रशिया की, क्योंकि यूक्रेन जो है उस पर ज़ाहिर है कि क्रीमिया के ऊपर आ गया था जब फील हुआ था पुतिन को कि ये बिल्कुल ये जो इनका रेवोल्यूशन है ये प्रो रशियन सदर को हटा के यहाँ पे जो हंगामे शुरू हुए हैं 2014 में, इसके पीछे CIA है। और मैं आपको बताता हूँ आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि बड़े अरसे के बाद ये तास न्यूज़ एजेंसी, रशिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी, पुतिन जो है प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने एक इंटरव्यू दी है, एक कॉलम लिखा है, बल्कि उन्होंने एक कॉलम लिखा है एक बड़े यूरोपियन न्यूज़पेपर के अंदर, और उस कॉलम के अंदर ये लिखा है कि US ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को इन यूक्रेन, बिल्कुल खुल के उन्होंने बात कर दी है कि अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर जो बगावत थी उसको अमेरिका ने, CIA ने सपोर्ट किया था। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया एक मामला, लेकिन दूसरा जो मामला है मेरे लिए वो थोड़ा सा तशवीशनाक इसलिए है कि डेली सबा ने आज ये खबर दी कि टर्की और यूक्रेन कैन वर्क ऑन जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट्स। अच्छा, टर्की का एक यूक्रेन के साथ अलग मामला है और वो मामला उनका सदियों पुराना है। यूक्रेन, मैंने आपसे उसकी तारीख में बता चुके हैं, मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स सल्तनत उस्मानी वाले, ये आज उनकी खबर आई। लेकिन उसके बाद जो तास का रिएक्शन आया रशिया, वो तास का रिएक्शन जो था वो ये था कि रशिया टू डिस्कस पुलिंग यूक्रेन इनटू नेटो विद टर्की शॉर्टली। ये उनके वजीर खारजा का स्टेटमेंट आया कि हम इसको बहुत जल्द टर्की से बात करेंगे कि वो यूक्रेन को नेटो में ले जाने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। और इसी को फिर अल जज़ीरा ने इसी बयान को इस तरह से उसकी हेडलाइन लगाई है कि रशिया वॉन्ट्स टर्की ओवर टाइज विद यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन जो है उसको एक तरह से आप समझें कि रेड लाइन पुतिन कहता है। पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन, उनका कहना है कि ये रेड लाइन है, यूक्रेन के ऊपर बात नहीं होगी, बेलारूस पे बात नहीं होगी, क्रीमिया वगैरह के मसले में कोई नहीं आएगा। आज़रबाईजान आर्मीनिया में वो साइड पे आखिर में जाके उन्होंने आज़रबाईजान को की फेवर में एक तरह से वो, लेकिन वो आर्मीनिया और ये जो कॉकसस और ये पूरा इलाका है इसके बारे में पुतिन बहुत सेंसिटिव है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो एक तो ये है कि तालिबान ने ये टॉक्स ख़त्म की इस मरहले पे, और टॉक्स ख़त्म करके वो आके बैठ गए कतर में। कतर में दो गालिबन जो है वो इतलात हैं कि दो मुलाकातें, दो मुख्तलिफ मौक़े पे शायद इंडियन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जब गुजरे वाशिंगटन जाते हुए या बाकी जगहों पे जाते हुए, तो उनकी तालिबान के साथ दो मुलाकातें हुई। ये उनके ज़राए ख़बर दे रहे हैं, और ज़ाहिर तालिबान के सबके साथ चैनल्स खुले हैं और खुलने भी चाहिए, ये कोई इसमें कोई अजीब सी बात तो नहीं है, हर मुल्क के साथ उनके खुले। लेकिन इंडिया की हालिया दिनों में जो इतलात हैं कि दो मुलाकातें तालिबान के साथ उनकी कतर में हुई, और कतर के ऑफिशियल्स ने इन मुलाकातों को कन्फर्म किया है, कतर के लोगों ने। अच्छा, तो अब इशू ये हुआ कि तालिबान वहाँ से निकल गए और तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ रास्ता तोड़ा, साथ ही तुर्की और रशिया के दरमियान एक अनइजीनेस मौजूद है यूक्रेन पे। और जो डेलीगेशन आ रहा है अमेरिकन का, जो इस जुमेरात को आ रहा है, वो डेलीगेशन बहुत से मामलात पे बात करेगा टर्की के अंदर, और ख़ास तौर पे क्योंकि टर्की ने ये जिम्मेदारी ले ली थी कि हम सिक्योर करेंगे हामिद करज़ई एयरपोर्ट को, क्योंकि हम हामिद करज़ई एयरपोर्ट को सिक्योर नहीं कर पाते तो वहाँ पर फिर लोग कैसे रहेंगे, जहाज़ कैसे, मतलब फ्लाई कैसे करेंगे, एयरलाइंस कैसे होंगी।
ठीक है, 3 लाख अफगान फौज ट्रेन की है अमेरिकन ने, 3 लाख, और 60 से 70% इलाका, और ये शुमाली इलाका जो है वो वहाँ पे सरेंडर करते जा रहे हैं वो सारे फौजी तालिबान के सामने। और दिन रह गए थोड़े, और इन्होंने भी वो 4 जुलाई की तारीख अनाउंस कर दी कि जी 4 जुलाई, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे आता है तो इसलिए 4 जुलाई तक हम इनखला करेंगे। अब 4 जुलाई तो सर पे खड़ा है। एक मसला ये हो, दूसरा मसला एक और आ रहा है बीच में, जो सबसे मेरे ख्याल में, जो अगर आप कहें तो ये सबसे ज्यादा आम है, और वो है 1 जुलाई। अच्छा, 1 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ 100 साल पहले जुलाई के महीने में, पूरे 100 साल पहले 1921 में 1 जुलाई को कोई 53 लोग शंघाई में, जो कि उस वक्त फ्रांस के जेर तसल्लुत था, 53 लोग जमा हुए, जिनमें चैन द्यू जोई थे और लियू दे झाऊ थे, और उनके साथ उनके मजीद साथी थे। शंघाई के ऊपर उस वक्त फ्रांस का कब्जा था। 100 साल पहले जी 1 जुलाई को, और उन्होंने वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बुनियाद रखी थी, जिसके 100 साल 1 जुलाई को मुकम्मल हो रहे हैं। और उससे पहले शी जिनपिंग की जो चाइना है, जो आज का चाइना है, ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों शख्सियात जो थी, चेयरमैन माओ भी थे उसमें, उस इजलास में चेयरमैन माओ भी थे। और उससे पहले ये 1917 में ये रशिया के अंदर इनकलाब आ गया था लेनिन का, बोल्शेविक्स से इनकलाब आ गया था, और बहुत सारे चाइनीज़ उससे मुतासर हुए थे। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिन लोगों ने बनाई, जो मेन किरदार थे इसके, चेन दुजियो और ली देज़हाओ, ये मुतासिर थे बहुत ज़्यादा रशियन से, और रशिया में लीड कर रहे थे लेनिन, ज़ाहिर है उस वक्त। कुछ अर्से के बाद इनका चेयरमैन माओ से इख्तलाफ हो गया, और चेयरमैन माओ से इनका इख्तलाफ हुआ, वही फिर कहानी है। तो फिर उनमें से एक जो है वो गिरफ्तार हो गए, फिर उसके बाद उनको 15 साल की सज़ा हो गई, फिर उनको रिहा कर दिया गया, उनकी डेथ हो गई। जो इनके बहरहाल कम्युनिस्ट पार्टी आगे चलती रही, और चेयरमैन माओ उसको लेके आगे चलते रहे। और चेयरमैन माओ के दौर में फिर उसके बाद वो ग्रेट लीप हम बात कर चुके हैं, उनका एक था प्रोजेक्ट जो जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग मर गए, वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन कोरियन वॉर हुई उनके दौर में, उनके दौर के अंदर जो है वो कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उनके दौर के अंदर बहुत कुछ हुआ। लेकिन लेनिन की डेथ के बाद जब स्टालिन आया तो माओ तुंग की स्टालिन से नहीं बनी, ठीक है। मतलब वो माओ तुंग जो है वो इवन पहले भी उनकी, जब लेनिन जिंदा थे तो ये जो शख्सियात थी इनके साथ इख्तलाफ इसी बात पे पैदा हुआ था कि ये लेनिन की ज़्यादा करीब थी। तो लेनिन किसे उससे हट के इनका जो कम्युनिज्म था चाइना का, वो अलग से था, जिसका बाद में फ़ायदा उठाया अमेरिका ने। जब सर जंग हुई तो अमेरिका वाशिंगटन और मॉस्को खड़ा था और चाइना एक तरफ था। अच्छा, और फिर निक्सन से मुलाकात भी हुई 1972 के अंदर, माओ तुंग की डेथ हो गई थी 1976 में। बहरहाल अब उसको एक 100 साल की पार्टी, जो कि आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, ताकतवर पार्टी बन चुकी है। और इसमें आप सिर्फ ये देखें कि डेंग जियाओपिंग इसमें आते हैं। जब 1977 में डेंग जियाओपिंग आते हैं तो उसके 76 में डेथ हो गई माओ तुंग की। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में इनकी हिस्ट्री, लेकिन अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अच्छा, डेंग जियाओपिंग आए, उन्होंने जनाब जो है ना वो सोशलिस्ट, आप समझें कि ग्लोबलाइजेशन कर लें या उसको जो भी करें वो उसका हिस्सा बने, मार्केट, ओपन मार्केट्स हो गई, एक पूरा माशी इनकलाब आ गया, उसके सियासी सिस्टम चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2012 में शी जिनपिंग आ गए। उससे पहले जो है वो और भी रहनुमा आए, बड़ा उनका नाम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि ये जो आए ना, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने उसका धड़न तख्ता किया किंग डायनेस्टी का। ये कोई 2000 साल चाइना में किंग डायनेस्टी होता, और उधर इन्होंने किंग डायनेस्टी को खत्म किया, और उधर वो जो लेनिन था उसने वो ज़ारे रूस खत्म हुआ। इधर 2 सल्तनतें खत्म करके ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इनकलाब जो आए हैं 2 मुल्कों में, और दोनों मुल्कों की कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्होंने भड़का दी, एक जगह ज़ार को और एक जगह किंग डायनेस्टी को, ठीक है। 2 सैकड़ों सालों की उनकी बादशाहतें खत्म हुई। अच्छा, अब इशू ये हुआ कि वो हो रहे हैं 100 साल, और फिर
शी जिनपिंग जब आए तो शी जिनपिंग ने फिर उसको उसमें माओ जेडुंग को भी सामने रखा, उन्होंने डेंग जियाओपिंग को भी सामने रखा, उन्होंने फिर एक पूरा का पूरा 2012 के बाद चाइना का जो एक पूरा का दुनिया के सामने एक मॉडल लेकर आए। उनके जहन में 2 साल थे। एक तो जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो कम्युनिस्ट पार्टी जब बनने के कुछ अरसे के बाद इनकी जो क्यूमिंगटैंग पार्टी थी उसके साथ KMT, वो उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी थी। चाइना में एक ही पार्टी थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, चाइना तो बना हुआ था तो एक ही पार्टी थी उसमें, रिपब्लिक ऑफ चाइना की वो KMT पार्टी। उसके साथ इनकी लड़ाई हो गई, खाना जंगी होती रही कई साल। फिर जब जापान के साथ दूसरी जंग अज़ीम में जब फड्डा पड़ा तो ये इकट्ठे हो गए, फिर इनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई और लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने 1949 में 1935 में तो वो उनकी जो फौजें थीं उन्होंने पसपा कर दिया था माओ जेडुंग को, और इतना पसपा कर दिया 34-35 में कि वो फिर उनको फौजों को कोई 9000 किलोमीटर तक सफ़र करके पीछे हटना पड़ा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग मार्च। अच्छा। वहां से लफ्ज निकला ना लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च होता है, चाइना में लॉन्ग मार्च हुआ था 1934 और 35 में, और उनके साथ जू एनलाई भी थे, माओ जेडुंग थे, बाकी उनके साथी थे, और वो पीछे हटते वो पीछे लेकर आए अपने साथ। और ये आगे से जो KMT वाले थे इन्होंने ये नारे लगाते खत्म हो गया माओ जेडुंग उस खेत में से निकल आता था, फिर कहते थे मारा गया, ऐलान होता था, प्रोपेगेंडा होता था, वो दूसरी जगह पहाड़ी के पीछे से निकल आते थे। तो आखिर करते करते उन्होंने 1949 में उन्होंने इस KMT को फारिग करके कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, और जो KMT थी जो कि रूलर पार्टी थी, वो उस पार्टी के लोग भाग के एक दूसरे जजीरे पे जाके बैठ गए, जिस जजीरे को कहते हैं ताइवान। अच्छा। जिसको चाइना ने वापस लेना है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का पीछा किया। अच्छा, जो दोस्त थे, जो साथी थे उनके माओ जेडुंग के, वो बाद में PLA बन गई। सही। वो चाइना की ये जो थे ये फरार होकर उस जजीरे पे बैठ गए, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो चीन है आज का। इसलिए वो चाइना क्लेम कर रहा है कि 2 साल इंपॉर्टेंट है, एक ये साल और एक 1949 में चूंकि चाइना बना था, तो 2049 तक उन्होंने बहुत कुछ अचीव करना है दुनिया में। सही। लेकिन ये जो 100 साल हैं, एक तो वो बहुत बड़ी परेड हो रही है ना उस दिन, बहुत। और उससे पहले हमने देखा ये स्पेस में चले गए, हमने देखा उससे पहले ये तिब्बत के ऊपर बात करेंगे, आप तिब्बत के ऊपर, इंडिया के ऊपर, बाकी ये हफ्ता 10 दिन जो है ना, पॉलिसीज 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी की, 100 साल की। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर अब नई पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे कि 100 साल मुकम्मल होने पर क्या नए टास्क और गोल्स चाइना रखेगा? चाइना मेरा ख्याल है कि एक तो अभी स्पेस की बात जो हुई है उस पर हम फर्दर बात करेंगे कि चाइना का जो स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ उस पर बात करेंगे, और ये अफगानिस्तान के हालात लेकिन जो बदतर होते जा रहे हैं। प्राइवेट मिलिशियाज यहाँ पे मुख्तलिफ बनानी शुरू कर दी हैं मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स ने। अच्छा। अनारकी है, और वो चूँकि अशरफ गनी को मानते नहीं हैं, तो सवाल ये कि अगर अशरफ गनी नहीं है वहाँ, और अशरफ गनी अगर फ़र्ज़ करें, और देखें पाकिस्तान या दुनिया या अमेरिका, कोई भी अशरफ गनी को नजीबुल्लाह नहीं देखना चाहता, ठीक है। वो नजीबुल्लाह जो कि यहाँ से सोवियत यूनियन चला गया, और सोवियत यूनियन को जाने में कोई 1 साल तक उसकी फ़ौजें विड्रॉ होती रहीं, उससे पहले नजीबुल्लाह मौजूद थे। वो जैसे ही यहाँ से फ़ौजें गईं तो नजीबुल्लाह जो हैं वो उन्होंने तालिबान, पहले उन्होंने कहा कि मैं भारत चला जाता हूँ, भारत वो जा नहीं सके किसी वजह से, एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा किसने किया? जनरल रशीद दोस्तम की फ़ौजों ने। जनरल रशीद दोस्तम ने कब्ज़ा, नजीबुल्लाह को अगर नहीं जाने दिया गया अफगानिस्तान से, तो जनरल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद जो हैं उनकी फ़ौजों का कब्ज़ा था, वो जा नहीं सके। वो फिर यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में उन्होंने पनाह ली, और 1996 में उन्हें और उनके भाई को जब तालिबान ने फिर बेदर्दगी से वहाँ पे कत्ल कर दिया। अब मसला ये कि ये सूरत हाल चूँकि देख चुके दुनिया पहले, दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये कहीं अशरफ, तो यहाँ जो पीछे लोग रह जाएंगे वो लोग रह तो जाएंगे ना, तो और कई तो लोग हैं जो कि माफ़ी जिनको दे देंगे तालिबान। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल आएगी और आनी चाहिए। अल्लाह करे कि इसका कोई पुरअमन हल निकले, सारे मुल्क बैठ के इसका कोई पुरअमन हल निकालें।
लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त यही है कि वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान के भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और बाकी जमातें भी मौजूद हैं और दाइश भी कहीं बैठी हुई है, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, तुर्की है, ईरान है, अरब ममालिक हैं, रशिया है, चाइना सबसे बढ़ के चाइना वहाँ पर मौजूद है। और ये जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है ये ज़ाहिर चाइना को और रशिया को तो बिल्कुल सूट नहीं करती, अमेरिका को किसी को भी नहीं करती। अच्छा, एक बात जो इसमें अहम है वो बात ये है कि मैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से चूँकि बात चली तो, और कल भी मैंने बात की थी इस पर 2-4 रोज़ से मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि फेसबुक को लेने की कोशिश की थी गूगल ने, लेकिन फेसबुक के साथ वो उनका मुआहदा, लास्ट ईयर खबर आई थी, उसके बाद वो अभी तक चलता रहता है, वो ऊपर नीचे के फेसबुक को लेना है नहीं लेना, वो क्या करना है। तो फेसबुक जो है वो गूगल उसको लेने की कोशिश करता रहा है, लेकिन फेसबुक जो है वो अलग है। वो कल के प्रोग्राम में शायद कोई बात ऐसी हुई थी, उसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ। दूसरी जो बात है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो आज खबर है वो बड़ी खौफनाक खबर है। खौफनाक क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो ये कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन में जो एड टेक एब्यूजेस हैं वो गूगल के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट एक कंप्लीट रिपोर्ट है कि दुनिया में कहां कहां यूट्यूब, जीमेल और इनके जो गूगल से रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर कितने इश्तिहार दिए गए हैं और किस मुल्क में दिए गए हैं और किस खाते में दिए गए हैं। अच्छा। और वो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। और एक कंप्लीट उन्होंने यूरोप के अंदर, आप समझेंगे वो जिस तरह से डिसइंफो लैब के ऊपर काम हुआ था ना, उसी तरह से काम हुआ है। और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, दीगर ममालिक, यहाँ पर इश्तिहार किस तरह गूगल के गए हैं। और वो ऑलरेडी $270 मिलियन जुर्माना गूगल को उन्होंने किया था कुछ अर्से पहले कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट का तरीका बताओ कि तुम इश्तिहार किस तरह से देते हो, इससे तो ये टैक्स एविजन होती है, कैसे इश्तिहार कैसे जाते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर और जीमेल पे और जितनी एप्लीकेशन, तो अब ये जो रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट को CNN किस तरह कोट कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन एंटी ट्रस्ट ऑफिशियल्स आर इन्वेस्टिगेटिंग गूगल्स वास्ट एड बिजनेस। जो वास्ट पूरा इश्तिहारों का बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर जनाब यूरोप के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसकी डिटेल्स भी हैं और मुझे किसी ने भी ईमेल भेजी तो उस पर पाकिस्तान के में यूट्यूब चैनल्स और इंडिया में और मशरिक़ वुस्ता में, और ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि जीमेल के ऊपर जो इश्तिहार आते हैं, जो बाकी एप्लीकेशन, गूगल का तो काम है ना, वो तो ज़ाहिर एड्स देते हैं फिर कि आप इसको देखें, इसको, उनका बिजनेस। मगर उस बिजनेस को कैसे कंट्रोल कर रहा है यूट्यूब, और कितना पैसा कहाँ दे रहा है, उसके ऊपर जनाब तहकीकात शुरू हो गई है। ठीक। अच्छा, अब इन तहकीकात के पीछे कौन है? देखें ना, मैंने कल भी बात की थी कि ये वेदों के साथ एक कंपटीशन में कंपेटिटर हर जगह, यूट्यूब की जगह भी एक उनके पास है, ट्विटर की जगह भी एक है, फेसबुक की जगह भी एक है, गूगल मैप्स की जगह भी है, जीमेल की, और हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट जो है वो चाइना लेकर आ गया। अब इस मौके पे अचानक उनके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई हैं। और आज ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इतनी डिटेल रिपोर्ट जो दी है, ये गूगल तो ज़ाहिर है यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में। यूरोप के अंदर तो सोचिए, यूट्यूब और जीमेल के अगर ऊपर आप करेंगे तो वो एक वहाँ पे एक खप पड़ी हुई है यूरोप के अंदर। 12 इसको फॉलो करते रहेंगे स्टोरी को। अच्छा, पहली तारीख को जनाब आ रहा है, अब आप डेट्स सामने रखें ना, पहली तारीख को आ रही है वो उनके 100 साल चाइना के। और जैक सुलिवन ने जब तनकीद की रशिया पे, बड़ी सख्त तनकीद की उन्होंने, वीकेंड के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ थे, उन इंटरव्यूज़ में और कल भी उन्होंने बड़ी तनकीद की। और जैक सुलिवन ने जो है ये बात की, जो CNN कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कि US प्रिपेयरिंग मोर रशिया सैंक्शंस ओवर नेवलनी पॉइजनिंग एंड इम्प्रिजमेंट। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ये जैक सुलिवन ने कहा। जवाब कहां से आता है? चाइना की तरफ से। ये बात कर रहे हैं रशिया के बारे में, चाइना जवाब दे रहा है। और ग्लोबल टाइम्स का लिख रहा है कि US नीड्स मोर सेंस ऑफ शेम एंड क्लियर एस्टिमेशन ऑफ इटसेल्फ। ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। यानी जवाब दे रहे, वो बात उससे कर रहे हैं, जवाब इधर से आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये इनकी आपस की जो कोऑर्डिनेशन है चाइना की और रशिया की, ये बड़ी बहुत ज्यादा अजब है।
इन हालात अच्छा, में इन हालात में। अच्छा, और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि एक जो अच्छी कशीदगी कम होने की अलामत आई है ना पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान, वो ये है कि सफ़ीर वापस पहुंच गए अमेरिका और रशिया। अमेरिका, हाँ, जो सफ़ीर वापस पहुंच गए, और वापस पहुंचने के बाद जो चाइना के अमेरिका में सफ़ीर थे वो कोई 8 सालों के तवील तरीन अपना अरसा गुजार के वो वहाँ से जा रहे हैं, चाइना के सफ़ीर। तो रशिया के सफ़ीर जो वापस पहुंचे हैं उन्होंने चाइना के सफ़ीर से सबसे पहले मुलाकात की है। अच्छा, ठीक है, चाइना के सफ़ीर जो आ रहे हैं वो कौन सफ़ीर हैं? वो है नायब वज़ीर ख़ारजा चाइना के। नायब वज़ीर ख़ारजा बतौर सफ़ीर अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका में आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो किंग हैं, तो QING उनका नाम है गालिबन। तो वो जो है वो नए सफ़ीर के तौर पे नायब वज़ीर ख़ारजा, इतनी सीनियर पोस्ट का बंदा, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरफ सारे मामला जा रहे हैं। और 24 तारीख को जो मोदी ने बुलवाया था, दावतनामा दिया था हुर्रियत रहनुमा को छोड़ के बाकी जो अलायंस था वो अलायंस शरीक हो रहा है, महबूबा मुफ्ती समेत। अच्छा, उस अलायंस ने कहा कि हम शरीक हो रहे हैं और हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड है डॉक्टर साहब? ब्रेक से वापस आके देखते हैं वो कह रहे हैं 370 और 35 पे तो कोई बात हम करेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उनकी रिहाई का मुतालबा करेंगे, और क्या जो डेमोग्राफिक्स तो नहीं तब्दील हो गई इस दौरान? इलेक्शंस की जो बात हो रही है कि वहाँ पे मौजूदा किस्म में इलेक्शंस करवाए जाएं, तो क्या डेमोग्राफिक्स तो नहीं बदल गई? ठीक हो गया, सही है डॉक्टर साहब। मजीद बात करेंगे इसराइल में लाके कश्मीर के मामले पर बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि IMF के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते या नहीं रख चुके। देखिए, पहले मैं आपको सिर्फ IMF के हवाले से बताऊं और पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि अमेरिका, ये तो बाइडन इंतज़ामिया में बेहतरीन लोग आए जिसकी वजह से वो जो रियल अमेरिकन वैल्यूज़ और जो अमेरिकन ड्रीम्स और उसकी रिवाइवल हो रहा है, और मेरी तवक्को से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन और उनकी टीम। लेकिन मैं कम से कम उस जनरेशन से हूँ कि जिसने पहली सर्द जंग का ख़ात्मा होते देखा किसी हद तक, और दूसरी सर्द जंग को तो मैं कीन वॉचर हूँ। कीन वॉचर होते हैं ना, उधर से लेके उधर कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दश्त तो दश्त, सहरा भी, खला भी ना छोड़ियो, इधर से पूरा का पूरा कीन वॉचर हूँ। ये जो इनका फटा पड़ा हुआ है इशू ये सारा कि अभी तक अमेरिका को, मिसाल तो क्वाड है, ये क्वाड क्या भला है? इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये नॉन मिलिट्री गैर फौजी इत्तेहाद है। तो इत्तेहाद फिर क्या है? देखे ना, यानी उसमें उसके जो 3 अरकान हैं, मतलब उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया, ये जो 3 इत्तेहादी हैं, ये तो रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में RCEP के अंदर चाइना के मेंबर हैं, ट्रेड तो ये उनके साथ करेंगे। तो ये क्वाड क्या है? और पब्लिकली मोदी ने और अमेरिका ने कह दिया कि नॉन मिलिट्री अलायंस है। अच्छा, रशिया कह रहा है कि ये एशियन नेटो है। इशू ये है कि बहुत सारी चीजें भी क्लियर नहीं है, ग्रे जोन में जंगें हो रही हैं। ग्रे जोन में अगर कोई क्लियर है तो वो चाइना क्लियर है, क्योंकि चाइना दूर से आराम से इतने साल बैठे बैठे सुकून के साथ वो अचानक निकल से गड़प करके यूट्यूब का पैरेलल क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी का पैरेलल क्या होगा, स्पेस स्टेशन कैसे बनेगा, वहां पे वाईफाई ने कैसे काम कर रहा है, ये क्या, वो सारा प्लान लेकर दुनिया उसके लिए शायद तैयार नहीं थी। सही। देखिए, इनका ये ख्याल था जब इन्होंने 9/11 के बाद WTO में इजाजत दी, इन्होंने इनका, और अभी भी ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह स्टालिन और माओ के आपस में मसला हो गया था तो शी जिनपिंग और पुतिन का हो जाए। सही। अच्छा, और यहाँ पर अब इशू ये है कि जो मैंने कहा ना कि ये बड़ा इम्तिहान है। हम तो देखें एज अ कीन वॉचर हम कोई मतलब एक नजर ही देख सकते हैं ना कि इधर ये पावर है, उधर ये पावर है, इधर इंडिया दरमियान में इंडिया फंसा हुआ है, उधर अफगानिस्तान का सरपैर समझ नहीं आ रहा, उधर मिडिल ईस्ट से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रोजवेल्ट जो है, USS रोजवेल्ट वो दोबारा चल पड़ा है मशरिक वस्ता की तरफ। वो इसलिए पड़ा है, वो ईरान और सऊदी अरब ने पूछा ये कहाँ रहे हो भाई, मुंह उठा के, वो अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, तो इसलिए वो आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।